आशुतोष जी, शुरुआत आप ही से कर लूं मैं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर तमिलनाडु सरकार का जो बिल था, जो विधेयक था, वो एक्ट की फॉर्म में तब्दील हो गया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ। ये डिग्रेडेशन ऑफ द ऑफिस है क्या, कहा जाए इसे? नहीं, मुझे लगता है ये डिग्रेडेशन ऑफ ऑफिस नहीं है, बल्कि रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान का रक्षण किया गया है, और इसलिए संविधान का रक्षण किया गया है क्योंकि 2014 के बाद से, इसका मतलब ये नहीं कि 2014 के पहले जो गवर्नर होते थे बहुत अच्छे होते थे, बड़े कॉम्पिटेंट लोग होते थे, उस वक्त भी बहुत पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन 2014 के बाद से रबर स्टैंप गवर्नर बनने बंद हो गए। जो अब बन रहे हैं वो हाईली पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल गवर्नर बन रहे हैं, और उनका एकमात्र काम सिर्फ इतना बच गया है कि वो जो विपक्ष की सरकारें हैं उनकी सरकारों को डिस्टेबलाइज करना। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आप पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हो, या फिर भगत सिंह कोश्यारी हो, या फिर RN रवि हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि ये आदर्श राज्यपाल है। वैसे तो आदर्श राज्यपाल बनने बहुत पहले बंद हो गए थे, लेकिन आज की तारीख में जो राज्यपाल है, और खासतौर पर तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, ये भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जिस तरीके के बयानबाजियां ये कर रहे थे और जिस तरीके की बातें ये रोज कर रहे थे, अभी आज भी जो खबर आ रही है कि जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं छात्रों से, तो ये इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि संविधान के इतने बड़े पद पर बैठे रहने के बाद उस पद की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, और इन सारे गवर्नर्स ने उन पद की मर्यादाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि जब ये डिबेट चल रही थी संविधान सभा में कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए, और ये डिबेट थी कि क्या गवर्नर इलेक्टेड होना चाहिए या नॉमिनेटेड होना चाहिए था। तो एक कंसेंसस पे लोग पहुंचे, वो ये था कि भाई अगर राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो इलेक्टेड है, जनता के द्वारा चुना गया है, और फिर अगर आप गवर्नर को भी इलेक्टेड रखेंगे तो फिर एक संघर्ष बहुत अवश्यंभावी हो जाएगा। लिहाजा एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो राज्य के बाहर का हो और जो नॉमिनेटेड हो, लेकिन पॉलिटिक्स से बाहर का हो। ये संविधान सभा के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और उनके जो अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार सिर्फ इतने से होने चाहिए कि वो एक नॉमिनल टिटुलर हेड की तरीके से वहां हो, जो गरिमामयी तरीके से अपने काम को करें, और अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री को सलाह दे सकते हो। इतनी बात थी। और जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वही मुख्यमंत्री हो, वही सरकार चला रहे। आप सोच सकते हैं कि 2020 के बाद से 10 बिल उनके पास पड़े हुए हैं और उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मैं तो ये आपको बता सकता हूं, दिल्ली के अंदर भी यही हुआ करता था। दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके भी बिल एक साल 2-2 साल तक पड़े रहते, तो गवर्नर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। क्या बात कही है गवर्नर के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने, कम से कम उनकी बात तो ये जो गवर्नर इनको सुनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक द हाउस टू बियर इन माइंड इन दिस, द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन which he can discharge by himself. No function at all. Baba Sahab agar no function at all. Even under this article, the governor is bound to accept the advice of the ministry. एक बहुत छोटे मामले, एक आध दो मामलों में उनका डिस्क्रिप्शन का अधिकार है, वो भी तब जबकि वहां की जो सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है। जब बहुमत खो चुकी होती है, उस स्थिति में वो अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का साफ तौर पर कहना है, जो गवर्नर होने चाहिए वो एक तरीके से टिटुलर हेड हो, और बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कैबिनेट उनको काम करना चाहिए। तो RN रवि जो बिल दबाकर बैठे हुए थे, और ये इस सूरत में हुआ, मैं दर्शकों को संविधान के आर्टिकल 200 और 201 की भी बात बता दूं। इसमें दरअसल समय सीमा नहीं है कोई। संविधान के आर्टिकल 200 में राज्यपाल के लिए और 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है बिल को क्लियर करने को लेकर, दस्तखत करने को लेकर। और इसी खामोशी का क्या फायदा उठाते दिख रहे थे RN रवि? आशुतोष जी, खामोशी, देखिए, ये जब आप कहते हैं खामोशी का फायदा उठाते हुए लगते हैं, तो फिर वो बात अलग तरीके से चली जाती है। दरअसल उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो विपक्ष की सरकार है, उस सरकार को पूरी तरीके से पंगु कर देना, पूरी तरीके से उसको किसी लायक नहीं छोड़ना, ये इनकी कोशिश है। आप देखिए जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी ने बंगाल के अंदर काम किया, जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान ने केरला के अंदर काम किया, इन सब लोगों ने जो पोस्ट ऑफ द गवर्नर है उसके पद की गरिमा को रसातल में पहुंचा दिया, और इतिहास इनको याद रखेगा। That's what I was saying, sir. ये ऑफिस डिग्रेडेशन हुआ क्या देश के? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर। लेकिन क्या ये ऑफिस डिग्रेडेशन भी है क्या, जिन्हें हम महामहिम राज्यपाल कहते हैं? They were acting as a politician.
मैं उससे ज्यादा गहराई में जाके बात करने की कोशिश कर रहा हूं। डिग्रेडेशन तो है ही है। देखिए, इन्होंने रसातल में मिला दिया है। एक गवर्नर ऐसा, अब ये बनवारी लाल पुरोहित ये क्या करते थे पंजाब के अंदर, ये सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को बुला के उनसे बोले, भाई अलग अलग जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में आप मुझे बताइए। भाई आपके बारे में आपसे क्यों आपको बताएं? आप कौन? आपको याद होगा कि पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करती थी किरण बेदी। वहां के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना पड़ा था। और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ किया तो सबको मालूम है। और जो चीफ जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ करते थे वो सबको मालूम है। तो उसमें अलग कोई बात है नहीं। बीएल पुरोहित ने बाकायदा ये भी स्टेट किया था एंड ऑन रिकॉर्ड है ये कि प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा हम मांगते हैं। कहीं कहीं चिट्ठियां लिखते हैं, 10-10, 15-15 चिट्ठियां भगवंत मान को लिखी गई, लेकिन भगवंत मान ने जवाब नहीं दिया। बाध्यता है उनकी 167 के तहत की जवाब दे, वो जवाब नहीं देते। बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जवाब नहीं देना। मैं तो इस बारे में मेरा फर्म बिलीफ है, या तो राज्य के अंदर या तो गवर्नर सरकार चला ले या फिर मुख्यमंत्री सरकार चला ले। दोनों नहीं सरकार चला सकते ना। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये आइडियोलॉजिकल गवर्नर से इनका एकमात्र काम है इस देश को विपक्ष मुक्त भारत बनाना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। और मैं इसको बड़ी मजबूती के साथ उसको महसूस करता हूं, क्योंकि अगर एक गवर्नर इस तरीके से काम कर रहा होता तो मैं मान लेता। आरिफ मोहम्मद खान कर रहे होते तो मैं मानता। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जितनी रूलिंग्स पिछले सालों में आई है वो सारी रूलिंग्स गवर्नर्स के खिलाफ है। नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फिर आशुतोष ये भी है कि भाई तकरीबन 1.5 बरस पहले पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आग से खेल रहे हैं, बड़ा गंभीर मामला है, अगर बिल गलत था, गलत तरीके से पास हुआ तो स्पीकर को भेज दे। ये 1.5 बरस पहला पासिंग रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट का। क्या बदला लेकिन इस 1.5 बरस में? इसमें हमने जगदीप धनखड़ देख लिया, हमने आर.एन. रवि देख लिया, हम सीवी आनंद बोस को भी देख रहे हैं, हम केरल में भी देख रहे हैं। बदला क्या? देखिए अरुणाचल प्रदेश में जब सरकार गई थी, जब बर्खास्त की गई थी सरकार, तो अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक गवर्नर के जो अधिकार है, भूमिका, उनको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था। यहां तक उसमें कहा था कि राज्य के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, विधायकों के खरीद फरोख्त हो गए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, दैट इज इन द डोमेन ऑफ द पॉलिटिक्स। और आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई सरकार वहां पे अपना बहुमत खो चुकी है, बहुमत नहीं खो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके बावजूद हुआ महाराष्ट्र में। सर आप बात कर रहे हैं 2014 की अरुणाचल प्रदेश की, उसके बावजूद 2019 में महाराष्ट्र में हुआ। बिल्कुल। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री 2 बार के रह चुके हैं। सुबह 5:30 बजे उनके पास वक्त था कि शपथ दिला दे, लेकिन और 10 साल और यहाँ कई सालों तक उस पर बिल जो असेंबली से पास होता है उस पर साइन करने का वक्त नहीं होता उनके पास। मैं खैर छोड़िए, देखिए आर.एन. रवि ने सारी सीमाएं लांग दी, सारी सीमाएं। एक भी सीमा नहीं थी जिसको नहीं लगा ही इज द मोस्ट अनफिट पर्सन टू बी द गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट, मोस्ट अनफिट। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई शब्द नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से अगर नैतिकता का जरा सा भी तकाजा हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूं अपने पद से इस्तीफा नहीं दे। मैं इसी सवाल